जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग को बता दें कि आज जो है कि हम लोग का मोनेटाइजेशन का जो भी वो रूल होता है वो हम लोग अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। उसमें हम लोग को ईमेल पे मैसेज भी आ गया, जैसे हम लोग के ग्रुप पे यूट्यूब में इसमें टेलीग्राम में डाले थे, स्टेटस वगैरह लगाए थे। तो उसमें जो है कि एक खुशी की बात यह है कि एक महीने के अंदर में ये 4000 का वॉच घंटा सिर्फ इसलिए पूरा हुआ कि हम जो अपने आप से मेहनत कर पाते हैं, और इस मेहनत करने का यही एक कारण है कि आप लोगों का जो प्यार मिलता है उसी के बलपूर्वक हम अपने फुल एनर्जी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। और एक एग्जाम के व्यू से जो अच्छा कंटेंट होता है उसे हम लोग जो है कि आप लोग के सामने जो है कि प्रस्तुत करने का मेहनत करते हैं, जिसका फल जो है कि आपको कुछ दिन में देखने के लिए मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा। और एक क्वेश्चन से जो 3-4 क्वेश्चन आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। भले जो है कि जो भी नया छात्र इससे जुड़े होंगे उनको लगता होगा कि जो है कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन आप यह समझिए, आपको समझना ही पड़ेगा एक दिन, क्योंकि एक ना एक दिन आपको ही कंपटीशन पास करना है और आपको ही जॉब लेना है। क्योंकि आपके बदले में जो कोई नहीं बैठने वाला है, आपको खुद एग्जाम देना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, और वही मेहनत आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। इसीलिए आप लोग बिना किसी टेंशन का और बिना कोई सोच का आप लोग सीधा एकदम लगे रहिए इस चैनल से। आपको मैथ रीजनिंग मिलेगा भी। अभी तो फिलहाल आपको जीके जीएस करंट अफेयर साइंस मिल रहा है, आपको मैथ रीजनिंग भी बताएंगे। और मैथ रीजनिंग जो बताएंगे आपको जो कि एग्जाम के व्यू से जो टाइप करेगा आपको उसको लेके हम आएंगे। और पीछे जो रेलवे का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको साइंस या जीके, उसका भी 20-30 क्वेश्चन एक वीडियो में 10 मिनट का सेशन लेके आएंगे, उसमें भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ड्यूटी के दौरान थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, लेकिन ये जो हम लोग सेशन चला रहे हैं ये अनवरत चलते रहेगा। आप लोग बेफिक्र होकर इसे जो है कि फॉलो करते रहिए। और आपका जो है कि किसी भी सीनियर विद्यार्थी से आप पूछ सकते हैं कि ये जो चैनल चल रहा है आप इसे थोड़ा देर देखिए और हमको बताइए क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सही करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। अगर बोलेगा नहीं तो आप उसी दिन से छोड़ दीजिएगा देखना। और यही कारण है कि अच्छे सीनियर स्टूडेंट हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और कॉल करके पूछते हैं कि ये जो कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर कैसे और नंबर इंक्रीज हो। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के लिए हम हमेशा जो है कि तत्पर रहते हैं। और आप लोग रेगुलर इसी तरह से बने रहिए, आपका नंबर इंक्रीज होगा और आपका जॉब पक्का लगेगा। बस यही हमें जो है कि हमेशा जो है कि हम सोचते हैं कि कैसे आपका एक नंबर इंक्रीज हो, उसी पे हम कार्य करने का जो है कि कोशिश करते हैं। तो आइए बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर से। तो आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्य अध्यक्ष जो घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है? ग्रेग बार्गले। याद रखिएगा, एक अंग्रेज व्यक्ति है जिसका संबंध न्यूजीलैंड से है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में। और यह पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्रिकेट जो कराती है इसका संरक्षक के रूप में या इसी के अंदर में आईसीसी काम करती है। यानी भारत ही नहीं पूरे विश्व के बड़े बड़े देश जो क्रिकेट खेलते हैं और उस पर जो कंट्रोल करने का काम करती है आईसीसी करती है। कौन करती है? आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना 1909 में हुआ था और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ में है? दुबई। वही दुबई जो यूएई के अंदर है, यूएई। और यूएई में हाल ही में 28 नंबर का कॉप का सम्मेलन हुआ है। 28वां कॉप जो हुआ है, कॉप ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप 28 का आयोजन इसी हुआ है यूएई के अंदर। और कॉप 27 का आयोजन हुआ था मिस्र में। ये क्वेश्चन करंट में अभी हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए जब मिस्र का नाम याद आया और यूएई का नाम आया तो आपको वो चीज भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है। तो कॉप 28 हुआ है यूएई में, कॉप 27 हुआ था 27 मिस्र में। कहाँ हुआ था? मिस्र में। और याद रखिएगा कि कॉप 26 हुआ था ग्लासगो में, लेकिन वो नहीं पूछेगा। 27, 28 याद रखिएगा, एकदम 100% पूछेगा। और कॉप प्रथम जो हुआ था, कॉप प्रथम 1995 में हुआ था जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। अब बात करते हैं आईसीसी का। तो आईसीसी का स्थापना 1909 में और आईसीसी का वर्तमान में ग्रेग बर्कले हैं और इसका संबंध न्यूजीलैंड से है। कहां से है? न्यूजीलैंड से है। और न्यूजीलैंड को हम लोग कीवी टीम के नाम से जानते हैं। कीवी टीम जैसे कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया, कीवी टीम कहते हैं किसको? न्यूजीलैंड किसे कहते हैं? और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड जो है वहीं के व्यक्ति हैं ग्रेग बर्कले, जिसका संबंध वर्तमान में आईसीसी का अध्यक्ष है। और आईसीसी का स्थापना 1909 में दुबई में हुआ था।
और आईसीसी के जो पहले अध्यक्ष बने थे, आईसीसी के जो पहले अध्यक्ष बने थे वह एक भारतीय बने थे। इसीलिए हम लोग के गर्व की बात है कि हमने उसका नाम याद करने की कोशिश करे तो याद रखेगा वो बने थे जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया आईसीसी के पहले अध्यक्ष बने थे जगमोहन डालमिया, और वर्तमान में है इसके अध्यक्ष जो है ग्रेग बार्कले। इसी तरह से अगर हम भारत के अंदर में देखते हैं, इसी तरह से क्रिकेट के जो कंट्रोल करने वाली संस्था है बीसीसीआई, वह सिर्फ भारत में कंट्रोल करती है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना 1928 में हुआ है। 1928 में बीसीसीआई का स्थापना, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में एक स्टेडियम है आपका जिसका नाम है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में ही अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टेचू लगाया गया है। और उसी में जो है कि बीसीसीआई का मुख्यालय है। और बीसीसीआई का आप लोग को अध्यक्ष पता होगा वर्तमान में कौन है, वो है आपके कौन, रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, जो कि स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी हैं। स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी हैं। और याद रखिएगा बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुआ है। और 1928 में ही रक्त परिवहन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। 1928 में रक्त परिवहन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। 1928 में ही सिग्नल सेवा का शुरुआत रेलवे में हुआ था। सिग्नल सेवा का शुरुआत रेलवे में हुआ था 1928 में भी। ये सब याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही भारत ने पहली बार जो है कि पदक जीता था। पहली बार पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही जीता था। और एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और वर्तमान में जो बीसीसीआई के जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं वो है अजीत अगरकर। कौन है? अजीत अगरकर। बीसीसीआई के वर्तमान में चयन समिति के अध्यक्ष है अजीत अगरकर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और वर्तमान में जो आईसीसी के जो सीईओ हैं, आईसीसी के जो सीईओ हैं वो है जियोफ एलार्डिस। अब यह पूछेगा तो मारना है ग्रेग बार्कले, और वर्तमान में सीईओ पूछेगा तो मारना है जियोफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई क्रिकेट, अभी हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी हम बात कर रहे हैं एशियाई क्रिकेट। एशियाई मतलब अपना जो एशिया महाद्वीप है ना, टोटल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और जो कि विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। और एशिया में अगर एक क्रिकेट का संस्था बना है जिसे हम लोग कहते हैं एसीसी, एशियाई क्रिकेट काउंसिल, जिसका स्थापना 1983 में हुआ है, 1983 में इसका स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में था। अभी श्रीलंका की राजधानी चेंज हो गया, अभी ये सीरीज राजधानी कोटे है, लेकिन पहले राजधानी कोलंबो हुआ करता था। तो एसीसी का मुख्यालय जो है कोलंबो में है। एसीसी का मुख्यालय कहाँ है? कोलंबो। और उसका जो अध्यक्ष है वो एक भारतीय है जो कि अमित शाह के पुत्र है, जिसका नाम है जय शाह। क्या नाम है? जय शाह। तो अमित शाह के जो पुत्र है जय शाह, वही वर्तमान में एसीसी के अध्यक्ष है। तो 3 को बताया आपको क्रिकेट संस्था, आईसीसी दुबई, आईसीसी दुबई, बीसीसीआई मुंबई, बीसीसीआई मुंबई, एसीसी कोलंबो, एसीसी कोलंबो। तीनों का स्थापना बता दिए। आईसीसी 1909, बीसीसीआई 1928, बीसीसीआई 1928 और एसीसी 1983 एसीसी कोलंबो के अंदर में अध्यक्ष वर्तमान में जो है जय शाह। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और एशिया कप जो होता है ना, एशिया कप वही यही करवाता है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल आपका 1984 से शुरू करवाया है एशिया कप। याद रखिएगा एशिया कप जो कि आपका क्या जीता था इस बार? श्रीलंका को हरा के भारत जीता था एशिया कप। ये सब चीज है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अब देखिएगा पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा खेल देखते हैं ओलंपिक खेल है। कौन सा खेल है? ओलंपिक खेल है। और ओलंपिक खेल का जो मतलब शुरुआत हुआ है 1894 से हुआ है। कब से? सॉरी 1896 से। 1896 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसका स्थापना भले 1894 में हुआ है। 1894 में आईओसी का स्थापना हुआ है। और उसका जो स्थापना हुआ है वह आपका जो हुआ था स्विट्जरलैंड के अंदर में, ठीक है, आईओसी का। लेकिन उसका जो शुरुआत होना शुरू हुआ 1896 से। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होता है, प्रत्येक 4 वर्ष। और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक खेल शुरू होता है। और पहला ओलंपिक खेल 1896 में, 1896। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुआ है? 1896 से। 1896 से हुआ है। और पहला ओलंपिक खेल जो खेला गया था बहुत दिन पहले खेला
गया था 776 ईसा पूर्व में खेला गया था, 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। आपका पहला एथेंस यूनान में खेला गया था। ओलंपिक खेल बहुत पुराना खेल है, याद रखिएगा ओलंपिक खेल। और प्रत्येक कितना वर्ष के अंतराल पे? 4। और इस पर कंट्रोल करने वाली संस्था है आईओसी। क्या नाम है? आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है थॉमस बाख, थॉमस बाख। और थॉमस बाख का संबंध जो है वो आपका जर्मनी से है। कहां से है? जर्मनी से है। और यार आप लोग को बता दे, करंट से रिलेटेड अगर ओलंपिक में क्वेश्चन पूछेगा कि 2016 से आपको अपडेट कर देते हैं। 2016 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वो रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। और 2020 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ, वो 21 में हुआ। और 21 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। कहां में हुआ? टोक्यो में। और टोक्यो ओलंपिक इसलिए हाईलाइटेड हुआ क्योंकि उसमें नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक लाया। और स्वर्ण पदक जो लाया भाला फेंक में। किसमें लाया? भाला फेंक में। और भाला फेंक को ही हम लोग कहते हैं जेवलिन थ्रो भाला फेंक में लाया। इसीलिए गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। और नीरज चोपड़ा पे एक पुस्तक का रचना किया है, वो इंपोर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा पे पुस्तक का नाम है नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। इस पुस्तक का नाम है नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। पुस्तक के जो लेखक है वह आपके लेखक है नवजीत सिंह गिल। क्या नाम है? नवजीत सिंह गिल। नवजीत सिंह गिल आपका पुस्तक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और भारत के अंदर में नीरज चोपड़ा के नाम पे आपका पुणे में एक खेल संस्थान का नाम चेंज किया है, याद रखिएगा। पुणे में, याद रखिएगा, खेल संस्थान नीरज चोपड़ा के नाम पर। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस शहर से है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा, याद शहर पूछा, हरियाणा तो सब जानता है लेकिन शहर का नाम मैटर करता है। तो याद रखिएगा कि विश्व के लगभग इन्होंने बहुत खिलाड़ी को पानी पिलाया होगा तब यह जीता गोल्ड मेडल। इसका मतलब पानीपत से। कहां से? पानीपत। इसीलिए याद रखिएगा पानीपत, पानीपत से नीरज चोपड़ा है, पानीपत से नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जो जीता था वो 7 अगस्त के दिन जीता था, 7 अगस्त। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वो है लवलिना बोर्गोहेन। लवलिना बोर्गोहेन जो कि एक मुक्केबाज है, जो कि एक मुक्केबाज है। लवलिना बोर्गोहेन जो कि एक मुक्केबाज है, वो वर्तमान में जो है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। सॉरी, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष है, मुक्केबाजी संघ के। ओलंपिक संघ के थॉमस बाख हो गया, जो कि पता है आप लोग को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। और राहुल द्रविड़ को हम लोग जो जानते हैं वो द वॉल के नाम से जानते हैं, द वॉल, यानी कि वो क्रिकेट का दीवार कहते हैं। क्रिकेट का दीवार क्यों कहते हैं? क्योंकि टेस्ट मैच में लगातार 3 दिन तक खड़े रहते थे, आउट कोई नहीं कर पाता था, इसीलिए क्रिकेट के दीवार या द वॉल के नाम से किसे जानते हैं? राहुल द्रविड़। यही हमारे वर्तमान में क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। और याद रखिएगा राहुल द्रविड़ को जो है कि क्रिकेट का वर्तमान समय में मुख्य कोच घोषित किया गया है। ये सब चीज याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और सौरव गांगुली को जो कहते हैं वो किस नाम से जानते हैं? दादा के नाम से। किस नाम से? दादा के नाम से। दादा के नाम सौरव गांगुली। और मिस्टर कूल के नाम से MS धोनी। मिस्टर कूल MS धोनी। ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो नीलम कपूर है। कौन है? नीलम कपूर, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। लेकिन विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। और भाजपा दिवस भी 6 अप्रैल। भाजपा दिवस भी 6 अप्रैल। लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। और याद रखिएगा कि भारत का एक शहर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में ही इसका संबंध है किसका? मेजर ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद, जिसे कि हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बना है कहां में? राउरकेला में। कहां बना है? राउरकेला में। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला हॉकी स्टेडियम कहां है? उड़ीसा में। कहां में है? उड़ीसा में। और राउरकेला जो है वो ब्रह्मणी नदी के किनारे। राउरकेला किस नदी के किनारे? और राउरकेला एक स्टील प्लांट है जो कि आपका जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई रूस के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर यानी एक ट्रिक देते हैं, भीरू राज दुबे, भीरू भिलाई रूस, राकेश जो राज, राउरकेला जर्मनी, दुबे दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अलावत। मेघना अलावत। टेबल टेनिस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? और टेबल टेनिस में खिलाड़ी की संख्या 1 या 2? 1 या 2। टेबल टेनिस में खिलाड़ी संख्या 1 या 2। और टेनिस में भी पूछेगा तो 1 या 2। टेनिस में भी पूछेगा तो 1 या 2। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं
कि भारत के अंदर में जो टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी का नाम है वो है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा का संबंध दिल्ली से है और वो खेलती है क्या? टेबल टेनिस। क्या खेलती है? टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप टर्की। और याद रखिएगा एशियाई जो आपका हॉकी लीग होता है उसका शुरुआत 2013 से हुआ है। कब से हुआ है? 2013 से। एशियाई हॉकी लीग का शुरुआत 2013 से। और आप लोग को बता दे हॉकी में कुल खिलाड़ी संख्या 11 है। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी फुटबॉल में 15, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, नेटबॉल 7, जिम्नास्टिक 8, जिम्नास्टिक 8, जिम्नास्टिक। एक बार फिर से नहीं मजा आया, एक बार बोलिएगा। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों में, रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी में 15, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8। अगर हम 8 में एक घटा ले 7 में ले लीजिएगा आप लोग क्या? इस 7 में कबड्डी, 7 में कबड्डी और नेटबॉल में भी 7, नेटबॉल में भी 7। एक घटा देते हैं वॉलीबॉल, एक घटा देते हैं 6, वॉलीबॉल 6। इसको खत्म कर देते हैं, कितना बोलेंगे? 5, बास्केटबॉल 5, बास्केटबॉल। इसमें एक और खत्म करते हैं, पोलो 4, पोलो 4। यानी पोलो जब 4 ले लिया तो वाटर पोलो 7, वाटर पोलो 7। यानी पोलो छोटा अक्षर है इसलिए 4 उसको देंगे, और वाटर पोलो थोड़ा बड़ा है इसलिए 7 देंगे उसको। कितना देंगे? 7। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? पहली बार पीटी उषा। कौन बनी है? यानी कि आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कुछ देर पहले, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पूछेंगे थॉमस बाख। कौन है? थॉमस बाख, जो कि जर्मनी के हैं। वहीं अगर राष्ट्र लेवल पे, अपना भारत लेवल पे देखते हैं कि भाई राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, जो पहली महिला बनी है पीटी उषा बनी है। कौन बनी है? पीटी उषा। और पीटी उषा दौड़ से संबंधित रनिंग, धावक है। क्या है? धावक या धाविका या एथलीट से संबंध रखती है। और याद रखिएगा पीटी उषा का जो फुल फॉर्म है वो है, फुल फॉर्म कहते हैं नहीं, इसका पूरा नाम है, पीटी उषा का पूरा नाम है पल बुल्ला खंडित थक्के परमबिला। पल बुल्ला खंडित थक्के परमबिला उषा, उसका नाम या पीटी उषा का पूरा नाम। वहीं पीटी उषा का जो उपनाम है वह है उड़नपड़ी के नाम से पीटी उषा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में इरडा के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पंडा। वर्तमान में इरडा के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पंडा। वर्तमान में इरडा के अध्यक्ष। और याद रखिएगा कि इरडा IRDA इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है कि भाई इरडा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इरडा का फुल फॉर्म अगर याद रखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी वो इंश्योरेंस को डेवलप कर रहा है। किसको डेवलप कर रहा है? अर्थात बीमा से। किससे? बीमा से। यानी इरडा का संबंध किससे? बीमा से। किससे? बीमा से। तो समझिएगा जैसे आप लोग बीमा करवाते होंगे कि भाई हम बीमा करवा लिए, अगर दुनिया छोड़कर चल भी जाएंगे मेरे बाल बच्चा को पैसा मिलेगा, तो इसका मतलब इस पर जो कंट्रोल करती है, आप लोग LIC करवा लेते होंगे। एक देखे होंगे SBI भी शुरू किया, स्टेट बैंक भी LIC योजना शुरू किया जो कि SBI लाइफ के नाम से जाना जाता है। SBI लाइफ में भी LIC होता है। तो समझिएगा कि ये जो आपका बीमा करवाते हैं इस पर जो कंट्रोल करने के काम करती है, जैसे भी क्रिकेट पे कंट्रोल कर लेती है ICC, BCCI। आपको समझ में आ रहा है काम कौन करता है? सबका क्षेत्राधिकार अलग है। तो उसी तरह से बीमा पर जो कंट्रोल करती है इंडिया में इरडा करती है, इरडा IRDA। और इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि इरडा का संबंध किससे है? तो भाई किससे? बीमा से। बीमा या इंश्योरेंस है। किससे? और याद रखिएगा कि इरडा का जो स्थापना हुआ है वो 1999 में हुआ है। कब हुआ है? 1999 में। और इरडा का मुख्यालय हैदराबाद। इरडा का मुख्यालय हैदराबाद। और वही इरडा का अध्यक्ष करंट में हम लोग को याद कर रहे हैं देवाशीष पंडा। देवाशीष पंडा। अब बता देते हैं इरडा के बारे में, कोई क्वेश्चन अगर नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए इसी तरह से। ट्राई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। TRAI ट्राई का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अर्थात ये संचार से संबंधित काम करता है। किसे करता है? संचार। टेलीकॉम से करता है। किसे करता है? तो क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में संचार संबंधी जो संगठन है सबसे बड़ी कौन सी है? वो कौन सा? ट्राई। कौन सा है? ट्राई TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ट्राई का जो वर्तमान में जो वो है आपके मुख्यालय, अगर ट्राई का मुख्यालय पूछे नई दिल्ली में। ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और याद रखिएगा कि ट्राई का जो स्थापना हुआ है वह 1997 में हुआ है। 1997 और इरडा 99 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। LIC के वर्तमान में अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती।
LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। और LIC का जो स्थापना हुआ है 1956 में, 1956। और LIC का मुख्यालय मुंबई। LIC का मुख्यालय मुंबई। LIC का मुख्यालय मुंबई, मुंबई। और याद रखिएगा कि LIC का स्थापना डेट सहित याद रखने की कोशिश कीजिएगा, 1 जुलाई। कितना जुलाई? 1 जुलाई। 1 जुलाई। कितना जुलाई? 1 जुलाई। और SBI का स्थापना भी 1 जुलाई। SBI का स्थापना भी 1 जुलाई। और 1 जुलाई को GST दिवस। 1 जुलाई को GST दिवस। 1 जुलाई को GST दिवस। और 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस। चिकित्सक दिवस याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जैसे एक LIC होता है उसी प्रकार से एक GIC होता है जिसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस करके। तो इसका स्थापना 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में। और इसके अध्यक्ष हैं देवेश श्रीवास्तव। देवेश श्रीवास्तव। यानी LIC 56, GIC 72, GIC दोनों का मुख्यालय मुंबई। दोनों का मुख्यालय मुंबई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में फिक्की के जो महासचिव है वो है शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक। और फिक्की का स्थापना 1964 में, सॉरी फिक्की का स्थापना 1927 में। फिक्की का स्थापना 1927। और UTI का स्थापना 1964 में हुआ है। UTI का स्थापना 64। तो याद रखिएगा फिक्की के जो वर्तमान में महासचिव है शैलेश पाठक और फिक्की का स्थापना 1927 में। फिक्की का स्थापना 1927 और वर्तमान में उसके महासचिव है शैलेश पाठक। कौन है? शैलेश पाठक। और फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जो भी हम बोलने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? R दिनेश। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं दिनेश याद रखिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं दिनेश। कौन है? दिनेश। और एक समिति बताए थे हम लोग दिनेश के नाम पे। दिनेश के नाम पे एक समिति बताई गई जिसका नाम पूरा है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव से। किससे है? चुनाव से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव से। एक क्वेश्चन और बताए थे कि भारत में जो चुनाव की वोट देने की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। ये तो सब जानता है कि भाई 61वां 1989 में किया है, राजीव गांधी ने करवाया है। लेकिन पूछेगा किस समिति ने करवाया है? तो ताराकुंडे समिति। ताराकुंडे समिति। कौन समिति? इसी सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ताराकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव से। किससे है? चुनाव से। अंदर घुसेगा बोलेगा कि ये क्या काम करवाया? तो भाई एज घटाया। क्या किया? एज घटाया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में जो अध्यक्ष है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वो कौन है? प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह जो है ये एक प्रकार का स्टॉक मार्केट है भारत में जो कि आपका मार्केट संबंधित काम करता है। जो कि आप लोग देखते होंगे सेंसेक्स इतना रुपया बढ़ा तो इतना रुपया घटा, ये सब पढ़ते होंगे या फिर न्यूज में देखते होंगे। तो याद रखिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में। और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। सबसे पुराना स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना जो किया गया था 1875 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर। कौन समिति? फेरवानी समिति की सिफारिश पर। उसी तरह बताए थे नाबार्ड का स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। नाबार्ड का स्थापना शिवरमन 1982 में 12 जुलाई के दिन और छठी पंचवर्षिणा में। और 1875 में जो बोल रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। और यूटीआई का स्थापना 1964 में। यूटीआई 1964। आईडीबीआई भी 1964। आईडीबीआई भी 1964। आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया 1964 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। आरबीआई के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आरबीआई का स्थापना जो किया गया था आपका हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1935 में 1 अप्रैल के दिन। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना जो किया गया था वह हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर और आरबीआई के जो अधिनियम आया था 1934 का अधिनियम। 1934 का अधिनियम। और याद रखिएगा कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में 1 जनवरी के दिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आप लोग को बता दें कि भारत में जो आरबीआई का जो पहले जो अध्यक्ष बने थे या गवर्नर बने थे वो बने थे आपके एक अंग्रेज थे जिसका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। वहीं जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद जब उस पद पर बैठेंगे तो कोई भारतीय बैठेंगे क्योंकि वहां तो अंग्रेज का जमाना खत्म हो चुका था। तो याद रखिएगा वो बने थे
सीडी देशमुख। कौन बने थे? सीडी देशमुख। यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे सीडी देशमुख, आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे सर ऑस्बोर्न स्मिथ, सर ऑस्बोर्न। और आरबीआई का जब गवर्नर था आपका एलके झा, तो उन्हीं के समय में 1969 ईस्वी में 1969 में पहली बार आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी करवाने वाली थी, इंदिरा गांधी करवाने वाली थी 14 बैंकों का। वो डेट था 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आरबीआई का जो लोगो है, आरबीआई का जो बैंक का लोगो है वो क्या है? याद रखिएगा, ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष, ताड़ जो होता है आपका, वो उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉल्म, पॉल्म कहते हैं, PALM, पॉल्म। पॉल्म ट्री जो कहते हैं वो ताड़ को कहते हैं। तो याद रखिएगा, ताड़ का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? ताड़ का। और उसके नीचे जो बैठा हुआ है एक शेर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? शेर। तो याद रखिएगा कि ताड़ का वृक्ष जो है वो आरबीआई का जो है कि लोगो है। और आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, हिल्टन यंग के तहत 1 अप्रैल के दिन हुआ था। 34 में अधिनियम आया था और इसके गवर्नर पहले ऑस्बोर्न स्मिथ और भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख। और इसके समय में पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। समझ में आ गया यहाँ तक? वहीं अगर पूछे कि आरबीआई के वर्तमान समय में भाई कौन है गवर्नर, तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। कितने नंबर के? 25वें नंबर के। देखिएगा, बड़ा बड़ा पद जो इंडिया में, उसका क्रम याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हाल ही में एसएससी जीडी का पिछला बार भी एग्जाम हुआ था तो पूछा था कि वर्तमान जो कि डीवाई चंद्रचूड़ बने थे, पिछले साल ही बने डीवाई चंद्रचूड़। तो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा था कि भाई डीवाई चंद्रचूड़ जो बने सुप्रीम कोर्ट के आपका मुख्य न्यायाधीश जो भी बने वो कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के। इसीलिए क्रम याद रखिएगा, बहुत फायदा करेगा। क्रम याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और आरबीआई में जो वर्तमान समय में 4 उप गवर्नर है। कितना उप गवर्नर? एक मुख्य है, 4 उप गवर्नर। उप गवर्नर उसके कार्य को सरल बनाने के लिए 4 उप गवर्नर है। तो 4 उप गवर्नर का नाम याद रखिएगा, स्वामीनाथन जानकीरमन, दूसरा है टीबी रविशंकर, चौथा है राजेश्वर राव, और तीसरा है राजेश्वर राव, और चौथा है आपका माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा। और जानते हैं पिछला बार एनटीपीसी का जो भी मेंस लड़का दिए होंगे, जो भी एनटीपीसी का मेंस दिए होंगे, तो उस मेंस में क्वेश्चन आया था कि वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर की संख्या कितनी है। ओरिजिनल क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा जो रखे होंगे प्रीवियस से, तो याद रखिएगा कितना है? 4। कितना है? 4। ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपको बताए कि और ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, वर्तमान में स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई का स्थापना जो हुआ था, एसबीआई का स्थापना हुआ था आपका 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। किसके समिति की सिफारिश? गोरेवाला। यानी एसबीआई में सब गोरा गोरा आदमी जाता है। एसबीआई में सब कैसा कैसा जाता है? गोरा गोरा जाता है। और आरबीआई में सब यंग जाता है। यंग, आरबीआई में यंग, आरबीआई में। इसीलिए यंग आदमी का ही खाता उसमें खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता। आम आदमी का खाता आरबीआई में नहीं खुलता। यानी आरबीआई में यंग चाहिए। कैसा चाहिए? वही एसबीआई में गोरा, एसबीआई में गोरा। समझ में आ गया? यानी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया को जो अध्यक्ष है वह किसी राज्य के नाम पर है। कर्नाटक याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है रजनीश कर्नाटक। कर्नाटक उसका टाइटल है, याद रखिएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष और सीईओ है, एमडी सीईओ, वो रजनीश कर्नाटक है। कौन है? बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका जो टैगलाइन होता है उसमें स्टार होता है। क्या होता है? स्टार। बैंक ऑफ इंडिया में देखते हैं जब एटीएम या बैंक जाते हैं उसमें स्टार करके ऐसे लिखा रहता है। बीओआई रहता है उसमें बहुत सारा स्टार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस बैंक के टैगलाइन में बहुत प्रकार के स्टार हैं, तो याद रखिएगा बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था? 1906 में। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और भारत में स्थापित हुआ पहला बैंक का नाम बताएं जो भारतीयों के पूंजी से स्थापित किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। 1894। और जिस बैंक का स्थापना जो किया था, इस बैंक का स्थापना ये पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी का, इसका स्थापना लाला लाजपत राय ने। किसने किया था? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भी, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक रचना भी लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का विरोध करते हुए लाठी से प्रहार लगा और वह मौत के घाट उतार दिया गया। तो याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और वह हमेशा अनहैप्पी रहते थे। कैसे रहते थे? यानी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेकर लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन का जब बात है तो साइमन कमीशन का गठन
साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था, वह 1919 अधिनियम जो था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उसकी जांच के लिए, उसके जांच के लिए इसका गठन लंदन के अंदर में 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को आपका गठन होता है। किसका? तो भाई साइमन कमीशन का। और वह 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और भारत आने के बाद वह जांच करता है और जांच कर सन 1930 ईस्वी में 1930 में उन्होंने जो है कि ब्रिटेन के संसद को अपना रिपोर्ट सौंपा कि ऐसा ऐसा प्रभाव देखने के लिए मिला 1919 अधिनियम का। और उस आधार पर ब्रिटेन के संसद ने भारतीयों को बुलाया 3 प्रकार का गोलमेज सम्मेलन। कितना प्रकार का? 1930, 1931, 1932। ये 3 प्रकार के सम्मेलन में जो भारत में अछूत के तरफ से हिस्सा लेने गए थे वह थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और महात्मा गांधी ने इसमें दूसरी में हिस्सा लिया था 1931 वालों में भारत राष्ट्र कांग्रेस के सदस्य के रूप में, भारत राष्ट्र कांग्रेस के सदस्य के रूप में। और इसी तीनों के जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसके आधार पर सन 1935 का भारत शासन अधिनियम पुनः लाया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन है? वह है आपके गोयल जी। कौन है? गोयल। याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक है गोयल। आप लोग को पता होगा न्यूज अगर देखते होंगे नीरव मोदी का नाम सुने होंगे। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, जो कि दोनों पंजाब नेशनल बैंक में लोन वगैरह बहुत सारा लेकर यहाँ से फरार हो गए, ब्रिटेन भाग गए। तो न्यूज देखते हुए पता होगा। तो याद रखिएगा, वह जो बैंक में घोटाला किया था ना या फिर उस बैंक से जो पैसा लिया था ना हुआ था यही पीएनबी बैंक। कौन था? पीएनबी। यानी पीएनबी से लेके वो गोल हो गए। क्या हो गए? गोल। यानी पीएनबी के गोल। पीएनबी के गोल। पीएनबी का अध्यक्ष कौन है? गोल। गोल यानी गोयल। गोल यानी गोयल। यानी हमको एग्जाम में मारना है तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा रखना पड़ेगा तभी एग्जाम में होगा। और रटा चीज एग्जाम में नहीं मारता है। भले टेक्निक आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन कंफर्म रूप से जो कंफर्म मार्क आइए अगर नहीं होगा गोयल तो होगा, तो वही चीज आपका होगा। थोड़ा कुल्लू अगर किसी क्वेश्चन में आपको याद है थोड़ा सा उसमें से दिमाग लगा के तो वही क्वेश्चन एग्जाम में सही होता है, नहीं तो फिर टेक्निक कुछ नहीं होता है। तो समझिएगा, यानी कि मेहुल चोकसी जो था और नीरव मोदी जो था वह आपका दोनों घोटाला करके इसे भाग गए। और इसीलिए बार बार चर्चा में आता है कि मोदी जी उसको कायल ला रहे हैं वापस। तो कारण वही है कि वो उन्हीं के परिवार गुजरात वगैरह संबंध रखते हैं, तो वहां से वो नहीं ज्यादा एक्शन ले पा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि नीरव मोदी ने गोल जो हुआ वो कम से पैसा लेके पीएनबी से, इसलिए पीएनबी का अध्यक्ष गोयल। तो ठीक है, अब करंट इसको लेते हैं साइंस को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि केल्प जो प्राप्त होता है उससे होता है समुद्री शैवाल से। किससे होता है? समुद्र। कल का ही क्वेश्चन था। तो चलिए आज का सिलेबस हम लोग देखते हैं। साइंस का जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। इजी क्वेश्चन जो रहता है आपको हम लूसेंट या फिर आपको स्पीडी जब चलाएंगे वो सीरीज तो उसमें भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कम से कम एक बार आप महेश बर्नवाल को इधर से उधर कर लीजिए, दोबारा फिर पढ़ने में बहुत सहूलियत होगा और एग्जाम में बहु क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा लेवल का तो आदमी नहीं मार पाता, लगता है आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है। आप पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तभी 1 नंबर। इससे ही आप मेरी जब मैं बाहर होइएगा तो लगेगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा किताब पढ़ा जाए। तो इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, स्पीडी लूसेंट सब करवाएंगे। सिर्फ आप लोग इतना बता देते हैं रेगुलर बने रहिए, आपको डेली बेनिफिट मिलेगा अधिक से अधिक। तो देखिएगा, आप लोग बताइए एजोला है एक क्या जल फर्न? एजोला है एक क्या जल फर्न? और कल हम बताए थे कि एगार जो प्राप्त होता है वो शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवक का माइकोलॉजी, कवक का माइकोलॉजी। और कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। जीवाणु का पेप्टिकोलोडेन, जीवाणु का पेप्टिकोलोडेन। वही पादप का सेलुलोज, पादप का सेलुलोज। और हम बताए थे एक क्वेश्चन और विषाणु की कोशिका भित्ति कैप्सिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैप्सिड की। और विषाणु का खोज इवान विस्की ने 1892 में, और जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक ने 1683 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि शैवाल कवक वगैरह जो आते हैं यह किस प्रकार के वर्ग के अंतर्गत थाइलोफाइटा, किस प्रकार के? यानी कवक और शैवाल इस दोनों के लेके हम लोग थाइलॉन में चलते हैं। किसमें चलते हैं? तब ना के चल के वो कवक जो होता है उस सब को जो हम लोग खाते हैं कवक को और शैवाल को, तो याद रखिएगा कि कवक को खाते हैं तो याद रखिएगा कि उसको थाइलॉन में लेके चलते हैं। किसमें लेके चलते हैं? थाइलॉन में लेके चलते हैं। कवक शैवाल थाइलोफाइटा, कवक शैवाल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है किस कुल के पौधे में, आप लोग को पता होगा कि विभिन्न प्रकार के जो पौधा होता है जैसे मटर हो गया,
प्याज हो गया, मक्का हो गया, कल बता रहे थे ग्रेमिनेसी होता है, कुकुरबिटेसी होता है, लिलिएसी होता है, इस प्रकार का आपका पौधे का कुल है, यानी अलग अलग विभाग में बटा गया है। तो अब मेरा क्वेश्चन यही है कि किस कुल में नर और मादा पुष्प जो होता है एक ही पौधा पर रहता है? तो याद रखिएगा कुकुरबिटेसी। किसमें होता है? कुकुरबिटेसी के अंतर्गत करेला आता है। क्या आता है? करेला। करेला आता है। कद्दू सब जो आता है ना वो कुकुरबिटेसी में आता है। तो उसमें एक ही पौधा पर नर भी होता है और मादा भी होता है, नर भी होता है और मादा। और याद रखिएगा कि पुरुष में अगर हम मादा के जनन को जानते हैं जयंग के नाम से, यानी कि आपका याद रखिएगा अगर आदमी का बात करें तो आदमी के अंदर मादा के जनन भाग को कहते हैं जयंग। क्या कहते हैं? जयंग। क्या कहते हैं? जयंग। और जो इसके पुरुष वाले भाग को कहते हैं वो क्या कहते हैं? इधर हो गया महिला जयंग ले लिया और पुरुष उधर क्या लेगा? उमंग। क्या लेगा? उमंग। अगला क्वेश्चन, ये लतर वाला खाली वही है खाली जो लतर रहता है उसमें वो एपीफाइट का रहता है जब उसको लता लता चलता है। नहीं, जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, जो लतर। हाँ वो अच्छा कुल में बोल रहे हैं। हाँ सही है, लतर वाला ही है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जगह कि निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा वो है प्लेडर बर्ड और बटर बर्ड। प्लेडर बर्ड और बटर बर्ड, यानी कि जिस पौधा पे पक्षी जैसे कि वहां पर जाके कीड़ा मकोड़ा बैठा ना तो उसको खा लेता है, यानी कि वो कीटभक्षी पौधा, यानी कीट का ही भक्षण करता है, समझे? तो याद रखिएगा वो है आपका बटर बर्ड। कौन सा है? बटर बर्ड। कौन सा है? बटर बर्ड, एक कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मॉर्फिन पौधे के किस भाग से? फल से। किससे? फल से। मॉर्फिन किससे होता है? फल से। मॉर्फिन किससे होता है? फल से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भिंडी जो होता है, भिंडी जिसको हम लोग इंग्लिश में लेडीज फिंगर करते हैं, तो भिंडी जो है वो मालवेसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मालवेसी। किसके अंतर्गत? मालवेसी, यानी भिंडी गुलड़ सब जो होता है वो सब हो गया मालवेसी के अंतर्गत। और याद रखिएगा कि भिंडी को हम लोग फल के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? फल। इन्हें समझेगा कि भिंडी का सब्जी बना के खाते हैं तो उसको सब्जी मार देंगे, आंसर आके ना है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से भिंडी को किस में रखा जाता है? ऑप्शन देगा जड़, तना, फल, फूल, तो मारिएगा फल। क्या मारिएगा? फल। फल यानी फ्रूट। अगला क्वेश्चन, फल का अध्ययन पोमोलॉजी। फल का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और याद रखिएगा मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। उसी तरह से अगर पूछेगा आपको हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। मांस का अध्ययन मायोलॉजी। मांस का अध्ययन, खून का अध्ययन हेपेटोलॉजी। खून का अध्ययन हेपेटोलॉजी। खून का अध्ययन हेपेटोलॉजी। वहीं यकृत का अध्ययन हेमेटोलॉजी। देखिएगा हेपेटो और हेमेटो अंतर है। हेपो पो जो लग गया खून, पो जो लग गया खून, मो जो लग गया हेमेटो तो यकृत, हेमेटो यकृत। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। शैवाल का फाइकोलॉजी। शैवाल का कवक का माइकोलॉजी। कवक का माइकोलॉजी। वहीं अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, वही अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन तो ये और काष्ठी वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। काष्ठी वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। काष्ठी वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, यानी काष्ठी वृक्ष झाड़ी सब जो होता है वो डेंड्रोलॉजी से होता है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना, केसर जो प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से? वर्तिकाग्र से। वर्तिकाग्र से। और वर्तिकाग्र रहेगा एग्जाम में सही है, नहीं तो उसका इंग्लिश होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। आजकल एग्जाम में जो हिंदी है वो इंग्लिश में लिख देता है, मतलब इंग्लिश को सीधा हिंदी में लिख देता है, तो याद रखिएगा वर्तिकाग्र रहेगा सही है, नहीं तो स्टिग्मा। स्टिग्मा। और केसर का सबसे अधिक उत्पादन करती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन करती है? जम्मू कश्मीर कौन करती है? और जम्मू कश्मीर में एक प्रकार की करेवा मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी में ही केसर वगैरह जो होता है वहां पर सबसे अधिक उत्पादन होता है। और एक क्वेश्चन होता है कि जो लौंग प्राप्त होता है किससे? शुष्क पुष्प कलिका। लौंग जो प्राप्त होता है जिसे हम लोग मसालों की रानी कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? नहीं, मसालों की इलायची। मसालों की रानी इलायची कहते हैं, लेकिन उसी मसाला में शामिल होता है एक लौंग होता है। और लौंग का जो उत्पादन होता है वो पौधे के किस भाग से? तो शुष्क पुष्प कलिका। शुष्क पुष्प कलिका, यही ऑप्शन रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अरस्तु ने जंतुओं को कितने भागों में बांटा? 2 भाग। और जीव विज्ञान का पिता भी कौन कहलाते हैं? अरस्तु। और आपका प्राणी विज्ञान का पिता भी अरस्तु। अर्थात प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु, जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान का पहली बार जो प्रयोग किया था वो लेमार्क और ट्रेविलियनस। लेमार्क और ट्रेविलियनस। लेमार्क और ट्रेविलियनस, याद रखिएगा।
और सिस्टम ऑन नेचर पुस्तक के लेखक भी कौन है? सिस्टम ऑन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टम ऑन नेचर पुस्तक के लेखक है लिनियस। कौन है? लिनियस। सिस्टम ऑन नेचर पुस्तक के लेखक लिनियस। और लिनियस को ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लिनियस को वर्गीकी का पिता, जो कि हम कल कमेंट बॉक्स में पूछे थे, जो यही इसी उसी क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि आपका वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है लिनियस को। लिनियस ने एक पुस्तक लिखा है सिस्टम ऑन नेचर, सिस्टम ऑन नेचर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस जंतु संघ को स्पंज के नाम से जानता है? पोरीफेरा। क्या जानता है? और पोरीफेरा वर्ग के जितने जंतु रहते हैं वो खारे पानी में रहते हैं। किस में रहते हैं? खारा पानी में रहते हैं, समुद्र वाला जल में रहते हैं, पोरीफेरा, याद रखिएगा। और पोरीफेरा में जो कहते हैं वो स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है, किस नाम के शैवाल को समुद्री सलाद कहा जाता है? आप लोग को बताए थे कल कि जापान के व्यक्ति जो है कि किस शैवाल का प्रयोग सलाद के रूप में करते हैं? अलवा। किसे कहते हैं? अलवा। किसका प्रयोग? अलवा। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। क्यों है? टोक्यो अराकावा नदी किनारे। किस नदी किनारे? अराकावा नदी किनारे। अराकावा ऑप्शन में सही नहीं तो सुमिदा देगा, सुमिदा। जापान की राजधानी टोक्यो, अराकावा नदी किनारे। किस नदी किनारे? अराकावा, याद रखिएगा। और टोक्यो जो है वह होन्शु द्वीप पर है। टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मैमथ किस वर्तमान जीव का पूर्वज था? हाथी का। किसका था? ये क्वेश्चन बहुत ब्रांडेड है, बहुत आता है एग्जाम में। यानी कि मैमथ जो है किस जीव का पूर्वज था? तो याद रखिएगा हाथी का। किसका था? हाथी का। और आप लोग जैसे पढ़ते हैं मनुष्य का जो पूर्वज था वो गिब्बन था। गिब्बन मनुष्य का पूर्वज था, गिब्बन। और गिब्बन हाँ, और वो कहलाता था, समूह कहलाता था क्रो-मैग्नन भले कहलाता था, लेकिन आपका जो अगर पूछेगा कपी पूछेगा तो वो गिब्बन था। सबसे नजदीकी कपी मानव का पूछेगा तो वो गिब्बन था। उसी प्रकार से मैमथ जो था वो हाथी का। किसका था? राष्ट्रीय विरासत पशु भी कौन है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी दिवस कब? हाथी दिवस कब? 12 अगस्त। हाथी दिवस यानी आज के युवा जो है ना वो हाथी के समान है। कैसे है? हाथी। यानी कि विश्व युवा दिवस 12 अगस्त और हाथी दिवस भी 12 अगस्त। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को 2010 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? और हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका। एलिफास इंडिका हाथी का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन, और हाथी के लिए भारत में जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो पेरियार। कौन सा? पेरियार केरल में, पेरियार। और हंगुल के लिए दाचीग्राम। हंगुल के लिए दाचीग्राम। हंगुल के लिए एक सिंग वाला गंडा के लिए, एक सिंग वाला गंडा के लिए काजीरंगा। एक सिंग वाला गंडा के लिए। और भारत में जो तितली के लिए प्रसिद्ध है, तितली के लिए जो प्रसिद्ध है, तितली के लिए कर्नाटक में है बन्नेरघट्टा। कौन सा? बन्नेरघट्टा। तितली के लिए बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में। अंसी भी कहाँ है? कर्नाटक में। अंसी भी कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए जो सबसे अधिक एग्जाम में आता है कि भारत का कौन सा अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? गिर। कौन सा? गिर, जो गुजरात में। गिर तो गुजरात में। और गिरनार अभिलेख का संबंध भी है गुजरात से। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है, लेकिन राज्य गुजरात। और गिरनार पर्वत भी कहाँ है? गुजरात में। गिरनार पर्वत भी कहाँ है? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, किस संघ के जंतुओं में नीले या हरे रंग का रुधिर किस पदार्थ की उपस्थिति होने के कारण? तो याद रखिएगा हीमोसाइनिन। किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण जो है कि आपका मोलस्का ग्रुप में जो भी प्राणी आता है उसका खून का जो रंग होता है वह आपका नीले और हरे रंग का। नीले और अच्छा आप लोग बताइए कि मानव का खून का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण खून का लाल रंग, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है आपका क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? लोहा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और विटामिन B12 का रंग कैसा होता है? गुलाबी। विटामिन B12 का रंग गुलाबी। और विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। कौन सा? कोबाल्ट CO। और कोबाल्ट जो है एक प्रकार का लौह चुंबक पदार्थ। कैसा पदार्थ है? लौह चुंबक पदार्थ है, याद रखिएगा। और जिसके अंत में मो आता है, जिस तत्व के अंत में अनुचुंबक, जिस तत्व के अंत में मो आता है अनुचुंबक। और अपवाद में बोले ऑक्सीजन। अपवाद में लेना है। और ऑक्सीजन का खोज किया है प्रिस्टलेन। किसने किया है? अगला क्वेश्चन, और प्रिस्टलेन एक और खोज बताई थी अमोनिया का खोज। किसका खोज? अमोनिया NH3। अमोनिया और अमोनिया हम लोग बनाते हैं हाइबर विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? हाइबर विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
चमगादड़ जो है उसको हम लोग पक्षी वर्ग में नहीं रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं स्तनपायी में। किसमें रखते हैं? स्तनपायी। जैसे हम लोग मनुष्य में आते हैं ना, मनुष्य भी स्तनपायी है, स्तनधारी जीव है हम लोग। तो याद रखिएगा चमगादड़ को किसमें रखते हैं? इसीलिए क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है कि बच्चा इसमें फंस के इसको मार देगा पक्षी। क्या मार देगा? पक्षी। इसीलिए चमगादड़ पक्षी नहीं मारना है, क्या मारना है? स्तनधारी मैमल मारना है, स्तनधारी मारना है। अगला क्वेश्चन, और मनुष्य भी किसमें आता है? स्तनधारी। अच्छा, आप लोग को बताना है कि ये, हाँ ये बताइए, डायनासोर का जो विकास हुआ है वो किस युग में हुआ है? वो हुआ है मेसोजोइक युग में। डायनासोर का विकास मेसोजोइक युग में। और डायनासोर को सरीसृप में रखते हैं। किस में रखते हैं? सरीसृप। डायनासोर को सरीसृप यानी रेप्टाइल में रखते हैं। किस में रखते हैं? रेप्टाइल में रखते हैं। रेप्टाइल यानी कि डायनासोर जो है उसका विकास मेसोजोइक काल में हुआ है। यानी कि आपको सभी प्रकार के जो जीव जंतु जो बने हैं उसके लिए अलग अलग जो है ना वो समय घोषित किया गया है। को होता है मेसोजोइक, को होता है सेनोजोइक। तो ये सब जो होता है सब याद रखिएगा। तो मेसोजोइक काल में डायनासोर का विकास। किसका विकास? डायनासोर। आप जो हिमालय पर्वत देख रहे हैं ना, ये जो हिमालय पर्वत का विकास किस काल में हुआ है उसमें भी बता दिया था, मेसोजोइक में है। हिमालय पर्वत का विकास सेनोजोइक में हुआ है। किसमें हुआ है? और हिमालय एक प्रकार का बलित पर्वत। हिमालय एक प्रकार कैसा पर्वत? बलित पर्वत। कैसा पर्वत? बलित पर्वत। वहीं अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे, ये जो आपका झारखंड के स्थित अंदर में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि जैन धर्म को समर्पित है, पारसनाथ की पहाड़ी, याद रखिएगा वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। कैसा है? अवशिष्ट। ऐसे पर्वत, ये क्वेश्चन ग्रुपिंग पूछा गया था कि पर्वत को उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और प्रतिवर्ष जो पर्वत दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष जो पर्वत दिवस 11 दिसंबर को, प्रतिवर्ष पर्वत दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। हिमालय दिवस 9 सितंबर। हिमालय दिवस 9 सितंबर। सुनामी दिवस जो मनाते हैं 5 नवंबर। सुनामी दिवस 5 नवंबर को सुनामी दिवस। अच्छा, आप लोग बताइए तो महासागर दिवस 8 जून। महासागर दिवस 8 जून। महासागर दिवस 8 जून। और अगर आपसे हम पूछे कि समुद्र दिवस, तो समुद्र दिवस 5 अप्रैल। समुद्र दिवस 5 अप्रैल। समुद्र दिवस 5 अप्रैल। याद रखिएगा। आप लोग बताइए जंपिंग जीन, 2 क्वेश्चन और साइंस में। जंपिंग जीन का सिद्धांत का खोज किसने किया है? मैकलिंटॉक ने। किसने किया है? मैकलिंटॉक। जंपिंग जीन का सिद्धांत जो दिया वो मैकलिंटॉक ने दिया। किसने दिया? मैकलिंटॉक। ये सब याद रखना पड़ेगा, ब्रांडेड क्वेश्चन है। हाँ, जीन का खोज पहली बार जोहानसन ने किया था 1909 में। जीन का खोज जोहानसन ने 1909 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रात में देखते हो मुझे जुगनू चलता है, रात में इतना वो रहता है और हमेशा चमकते रहता है, यानी थोड़ा चमकता है फिर बंद होता है, चमकता है फिर बंद होता है। हम लोग कहते हैं भगजुगनी चल रहा है, वो भगजुगनी हम लोग कहते हैं अपने गांव वाले भाषा में। तो वो जो चमकता है उसमें किस प्रकार के एंजाइम होता है तभी वो चमकता है और बंद होता है? तो याद रखिएगा ल्यूसीफरेज। 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 तो ये सब क्वेश्चन आपको ज्यादा अधिकतर बुक में नहीं दिया जाता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग को जो है कि साइंस बहुत अच्छा से, जैसे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न नाम की जो एक किस्म होती है, व्हाइट लेग हॉर्न नाम की एक किस्म होती है, किस जंतु का? मुर्गा का। किसका होता है? मुर्गा। मुर्गा का। मुर्गा चिकन जो हम लोग खाते हैं ना, मुर्गा। तो याद रखिएगा व्हाइट लेग हॉर्न। लेग हम लोग कहते हैं मुर्गा का लेग पीस खाते हैं। क्या खाते हैं? यानी अगर आ जाएगा लेग लिखा हुआ तो मार देंगे चिकन या मुर्गा मार देंगे। क्या? मुर्गा। यानी व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गा। व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गा। और मुर्गों में एक बहुत खतरनाक बीमारी पूछता है एग्जाम में कि भाई मुर्गों में कौन सी बीमारी? रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी किसको प्रभावित करता है? मुर्गा को। तो चलिए आज का साइंस हम तो लोग यही समाप्त करते हैं। और ये एक छोटा सा सेशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि और भी इसको लंबा कर सकते थे, लेकिन आप अगर डेली भी अगर इतना कवर कर रहे हैं जितना हम बोलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, तो एक अपने आप में बहुत सारा तैयारी हो जाएगा। बहुत सारा तैयारी होगा, सिर्फ आपको विश्वास और भरोसा रखने की जरूरत है। तो चलिए अगला आप लोग के लिए हम लाएंगे जो है कि कुछ देर के बाद जो है कि अगला टॉपिक, तो उस पर आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा और मेहनत कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी।